असल में तीन चार चीज़ें हैं जो मुस्लिम उम्मा के ज़वाल का बायस बनती हैं, अंदलस में भी और बगदाद में भी और वस्ती एशिया में भी और यहाँ पर भी। सबसे बुनियादी चीज़ जो मुस्लिम उम्मा के ज़वाल का बायस थी वो थी इज्तिमाइयत। जब हमारे यहाँ ख़त्म हुई है, हम एक तवील अरसे तक एक यूनिफाइड स्टेटस के तौर पे हम इकट्ठे थे और एक खिलाफत जो थी उसको हमने कायम रखा हुआ था। आपको याद होगा कि मोहम्मद तुगलक ने बाकायदा सील मंगवाई थी अब्बासी खलीफा की कि मुझे दी जाए और मैं उस सील के तहत यहाँ पर हुक्मरानी करना चाहता हूँ। इसी तरह जो बाकी छोटे छोटे हुक्मरान थे, जैसे इस्माइल सुमानी की हुकूमत थी, उसने भी सील लगाई थी। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रोहों से, इलाकों के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से हुकूमत शुरू की। मसलन सफ़ी जो थे ये बेसिकली टक्स जो थे उनके रिश्तेदार थे, कज़न्स थे। तो इन्होंने सोचा कि हम तो अब ईरान पे हमने कब्ज़ा कर लिया, तो हम मेन सल्तनत से दूर हो जाएंगे, तो हमारा तो इक़्तिदार नहीं को मानेगा, तो हम कैसे करें। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक नई फ़िक्र जो थी मतलब उसको अडॉप्ट कर लिया, तशय्यो में चले गए और उन्होंने वहाँ पर ईरान में अपनी लहदा सल्तनत फ़िक्र की बुनियाद पर कायम कर ली। इसी तरह मुग़ल जो थे, मुग़लों ने भी अपने आप को अलहदा तौर पे इंडिपेंडेंटली अपने आप को गवर्न करना शुरू किया। तो हम हिस्से बखरों में वर्चुअली हो गए हुए थे। उनदस चूँकि बनु उमैया की थी तो बनी उमैया बनु अब्बास को नहीं मानते थे, उन्होंने अलहदा करना शुरू कर दिया। फ़ातिमी चूँकि वो अपना आले रसूल से थे और उन्होंने मिस्र में हुकूमत की थी तो वो उनको नहीं मानते थे। तो हमारा बेसिक ज़वाल का सबब मरकज़ियत के टूटने से हुआ। और मरकज़ियत का टूटना जो है वो बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ नस्ली, ग्रोही और इस किस्म के इख्तलाफात और फ़िकी इख्तलाफात की बुनियाद पर पैदा हुआ। उसी बुनियाद पर हमने हुकूमतें की। तो एक तो बुनियादी वजह हमारे सवाल का सबब ये था। दूसरा, ये कैसे पैदा हुए, ये कैसे पैदा हुए, इसकी एक वजह ये थी कि हमारे अंदर जब फ़लसफ़ा दर आया है तो फिर हमने बहसें शुरू की और बहसों को हमने स्टेट पैट्रोनेज दिया। और उन बहसों के अंदर हुआ ये था कि हमारे यहाँ मुअत्तज़िला भी बहस कर रहे हैं, मुर्जा भी बहस कर रहे हैं, बाकी लोग भी। और हमारे यहाँ काम काज ख़त्म होने के बाद हम खालिसतन फ़िक़ा के ऊपर बहस कर रहे थे, कव्वा हलाल है या हराम, ठीक, ये जो मसा ठीक है या गलत है, ठीक, ये जो खून के दौरान नमाज होती है या नहीं होती है। जो इमाम अहमद बिन हम्बल को जो कोड़े पड़े हैं वो इस बात पे पड़े थे कि जो तलाक़ बाइन जो है ये 3 तलाक़ें एक वक्त में होती हैं या नहीं होती। अब इस बात पे जब हम बहस में स्टेट लेवल पे पड़ गए और बादशाह खलीफा जो है हमारी गुफ्तगू सुन रहा था तो हम उसके बाद ज़वाल का शिकार हुए। लेकिन एक बात यह है कि जिस वक्त पहली दफ़ा चंगेज़ ख़ान ने हमला किया है तो चंगेज़ ख़ान के बाद हमारे इल्म का उरूज पैदा हुआ है। मौलाना रूम उसी के बाद आए, गज़ाली उसी के बाद आए, बाकी लोग उसी के बाद आए। हमने दोबारा एक करवट ली, लेकिन चूँकि हमारी स्टेट जो थी वो मुकम्मल तौर पर वो नहीं थी, इसलिए वो ख़राब। एक तो हल वो तक हम उस ख़ास तरफ़रोही और पैसा हमारे पास ज़्यादा आ गया था, चीज़ें हमारे पास ज़्यादा आ गई थी, उसमें हम पड़ गए। तीसरा जो ज़वाल का हमारा सबब है कि हमने अपने शुरू के पहले 300 साल जो थे, जिसको नबी का सल्लम कहते हैं कि इल्म मोमन का गुमशुदा माल है, हमने उसको छोड़ दिया। हमारे यहाँ तकलीद जामद आ गई। हमने कहा जो हज़रत जी कह गए थे वही काफ़ी है। हमारे यहाँ इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया। आप सोचें कि इमाम अहमद बिन हम्बल आखिरी थे, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। उसके बाद हमने किया ये कि उन सारी की सारी किताबों की मक्खी पे मक्खी मारना शुरू कर दी और कहा ये हनफी मसलक इस तरह है, ये शाफ़ी मसलक इस तरह है, ये हमज़ी मसलक इस तरह है, ये इस तरह का। हमारे अंदर वो तकलीद जामद आई। हमने इल्म के दरवाज़े अपने पर बंद कर दिए। जो मदरसे जिस तरह का निसाब उन्होंने बना गए थे उसी तरह का निसाब हमने उस पर नाफिज किया। अगरचे उसके बावजूद भी हम बड़ी देर तक चलते हैं, क्योंकि बड़ी कौम जो है उसके ख़त्म होते बड़ी देर लगती है। ये बरसगीर पाक व हिंद के अंदर हम 90% तक हमारी लिटरेसी रेट था जब गोरा आया। लेकिन ज़ाहिर बात है बड़ा हाथी या बड़ा स्ट्रक्चर गिरते हुए थोड़ी देर लगती है। यही हमारे साथ भी हुआ। लेकिन हमने गुज़श्ता 2-3 साल पहले, तबाही से पहले, हमने बहुत सारी ये एक तीसरी चीज़ ये हमने इल्म की। चौथी चीज़ जो हमने छोड़ी थी और वो ये थी कि हमने जहाद फ़ी सबीलिल्लाह छोड़ दिया। वो थी कोई माल से नहीं अपनी हुकूमत के लिए, न तो कुछ माल से नहीं अपनी, तो जीते तेरे दीन की असमत के लिए, वो ख़त्म कर दिया। हमने कहा लोधी है तो मैं हूँ बाबर, तो मैंने शिकस्त देनी है इसकी ऐसी की तैसी, ठीक। ये जनाब अपना फ़ातिमी है तो इसको मैंने कुर्द हूँ तो मैंने इसको मारना है, ठीक। हमने फिर अपनी ज़ाती एक इज्तिमाई जहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो मुसलमान उम्मा से ख़त्म हो गया।
आप सोच ही सकते कि आज भी मुसलमानों की सबसे कम इन्वेस्टमेंट जिहाद के ऊपर है, सबसे कम। हम यतीम की परवरिश कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, मैं जिहाद को सिर्फ क़िताल की बात नहीं, वैसे जद्दोजहद के ऊपर जो कि खालिसतन जिसके ऊपर इतना हुक्म है कि जिसके हिसाब ही नहीं, वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह हक़्क़ जिहादी, सबसे कम। ना तबलीग दीन मोशा के ऊपर है, न जिहाद। तो हमने ये चीज़ भी हमने छोड़ दी। हमने कहा अब इतनी बड़ी एम्पायर हमारी हो गई हुई है, ये तो हमसे संभाले नहीं संभलती, अब हम कैसे करेंगे। जबकि दुनिया में यूरोप जो था वो एक्सपैंडिंग सूरत में चलता था कि अगर हम इंडिया पहुंच गए तो हम बर्मा क्यों नहीं जाते हैं, अगर हम अमेरिका पहुंच गए तो हम कनाडा क्यों नहीं जाते हैं, अगर हम अपना बर्मा पहुंच गए तो हम सिलोन को क्यों नहीं फतह करते हैं, हम अफ्रीका में अंदर अगर नॉर्दर्न अफ्रीका में आ गए तो हम नीचे क्यों नहीं आते हैं। तो एक्सपैंडिंग सूरत हाल जो थी वो भी हमारी ख़त्म हो गई। तो ये 4 बुनियादी वजूहात थी मुसलमानों के सवाल की, जिसके बाद फिर मुसलमान जो थे उस सारे मामले के अंदर पड़ गए। देखिए 2-3 चीज़ें मुसलमानों के उरूज के हिसाब से। एक तो ये था कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा जो लोग थे वो उन्होंने जो दीन वहाँ पर लेके आए उसकी खालिसतन मिसाल जो थी वो एग्जैक्टली वही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा के मैदान पे जाके दी थी। आप सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़े थे तो आपने ये नहीं कहा था कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसे दीन की तरफ बुलाता हूँ जिसमें अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ, कतन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े हुए और आपने पहला फ़िक्रा बोला कद लबिस्तु फ़ी उम्री, मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र नहीं गुजारी, आप मुझे बताएं मैं कैसा हूँ। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ए मोहम्मद, हमने तुम्हें बचपन से सादक और अमीन पाया है। आपने फिर टेस्ट दिया, कहा ठीक मानते हो, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये छोटी सी पहाड़ी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है, तुम पे हमला करने वाला है, तो मान जाओगे? हम कैसे नहीं मानेंगे। तो अपने किरदार को उन्होंने उनके सामने पेश किया कि हम कैसे हैं। ये पहला फ़र्क था। जब तक आप अपने किरदार को टेस्ट के तौर पे लोगों के सामने नहीं पेश करेंगे, तनकीद के लिए पेश के नहीं करेंगे, उसकी अथेंटिसिटी नहीं लेंगे, उसकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, आप कोई चीज़ कायम नहीं कर सकते। तो उस ज़माने में सूरत हाल ये हुई थी कि जब उन्होंने दीन पेश किया तो जहाँ जहाँ भी वो गए, जहाँ मेरे रसूल के तैयार करदा लोग गए, वहाँ की ज़ुबान तक तब्दील हो गई। अपने लोगों ने मादरी दुनिया में कहा जाता है द मोस्ट पोटेंट फोर्स इज़ कल्चर, और कल्चर में द मोस्ट पोटेंट फोर्स इज़ लैंग्वेज, मदर टंग तक तब्दील हो गई। ये पूरे इराक़ में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, शाम में कभी अरबी बोली जाती थी, स्वीडन उसमें ट्यूनिस में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, मिस्र में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, मराकश में अरबी, लेबनान में कभी अरबी नहीं बोली जाती। दे पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, आज का अरब लीग का हिस्सा है ये लोग। तो ज़ुबान तक तब्दील हो गई। उसके बाद जो दूसरी चीज़ उन्होंने की थी वो ये थी कि अल्लाह ताला जो है दूसरी रिक्वायरमेंट जो मुस्लिम उम्मा से कहता है कि वो है कि हमने मीज़ान अदल कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त। अदल कहाँ? नॉट बिटवीन द मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स, बिटवीन द मुस्लिम एंड द सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अदल की बुनियाद पर उन्होंने बादशाहत कायम की थी। नौशीरवान आदिल के बारे में कहा जाता है कि इस वक्त ईरान इतना बड़ा मुल्क नहीं होता था, छोटी छोटी सल्तनत, ये पार्स का हुक्मरान था। तो इसने अदल करना शुरू किया था। तो साथ वाले ने कहा था हमारे फ़ैसले भी तुम कर लिया करो, हमारे फ़ैसले भी तुम कर लिया करो। आखिर सारे इलाके के लोग जो थे वो कहते हैं कि तुम हमारा बादशाह है, और उन्होंने उसको बादशाह बनाया था अदल की बुनियाद पर। तो अदल की बुनियाद पर उन्होंने एक सिस्टम बिल्टअप किया था ऑन द बेसिस द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, और जस्टिस को उन्होंने प्रेवलेंट करवाया था। तीसरी चीज़ जो कि मुसलमानों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तो अपने आप को पेश करना, अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे पेश करना, और अपने आप को स्क्रूटनी के तौर पे पेश करना, और अपनी अथॉरिटी और अपनी हैसियत इस्टेब्लिश करवाना। दूसरा अदल। तीसरी उनके साथ ये थी कि इल्म के गुमशुदा माल है जहाँ में अतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, निकलो दुनिया जहान का इल्म। 2 दफ़ा दुनिया में ज़माने में तरक्की हुई है पूरी 5000 साल की हिस्ट्री में। एक गोरे ने की है और एक मुसलमानों ने। मुसलमानों के पास भी तारीख़ में कुछ नहीं था सिवाय सबा मुल्कात के। ना फ़लसफ़ा था, ना तिब थी, ना फ़ल्कियात थी, ना जराहत थी, कुछ नहीं था। और गोरे के पास भी शेक्सपियर के ड्रामे और 6 शायर थे रोमांटिक। मुसलमानों ने भी दुनिया जहान का इल्म अपनी ज़बान में ट्रांसलेट किया, गंडेरी की तरह चूसा है, और चूसने के बाद जब वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने हर दरवाज़े पे इल्म पे मुसलमान खड़ा था।
गोरे ने भी यही किया है, सारी दुनिया का इल्म जो है अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया है। रात को किताब फ्रांस में छपती थी, सुबह सवेरे ट्रांसलेट होकर सामने आ जाती थी और वो अगले दिन मार्केट में होती थी। आज बुएल सीना अरबी में मिले न मिले अंग्रेज़ी में मिलता है, आज फ्रांस में गोएटे मिले न मिले, जर्मनी मिले मिले अंग्रेज़ी मिलता है मोप्सा। तो उन्होंने एक इल्म और इल्म की बुनियाद पर तहकीक, ये मुसलमानों का खासा था। उसके बाद उसकी बुनियाद के ऊपर तहज़ीब का इर्तिक़ा, पक्की गलियाँ कैसे बनती हैं, रनिंग ड्रिंकिंग वाटर्स कैसे होता है, वेलफेयर सिस्टम कैसे बिल्टअप किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं। और ये सारी चीज़ें उस वक्त बनती हैं कि जब यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ आ जाती है, जब हर आदमी कानून के मुताबिक बराबर हो जाता है, फिर आप फैसिलिटीज़ भी बराबर हो जाती हैं, फिर आसाइश भी बराबर हो जाती है, फिर क्वेश्चन भी बराबर किए जा सकते हैं। तो ये बेसिक क्रक्स था मुस्लिम सोसाइटी का, जिसकी वजह से मुसलमान जो थे पूरी दुनिया पर छाए गए। वअंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बेहतरीन होगे जब तुम, अगर तुम मोमिन हो। और अगर हम बेहतरीन नहीं हैं तो हमारे मोमिन होने पे भी शक होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ एक रास्ता बहुत ज़रूरी है। तब्दीली बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात ही तौफीक देगी तो आनी है। तलवार से आए, वोट से आए, किसी और चीज़ से आए, तब्दीली आ जाएगी। आपको या औरिया मकबूल जान को उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस में बिठा दिया, आगे तब्दीली। अगले दिन का पहला ऐलान क्या करेगा वो? इस्लाम नाफिज हो गया। उसके बाद क्या होगा? सबसे बड़ा काम यह है कि तब्दीली का अपने रास्ते चलते रहें लोग। जैसे जो बुनियादी जमात बननी चाहिए इस वक्त, जिसकी कमी है, वो बुनियादी तौर पर समझता हूँ 3 चीज़ों के लिए बननी चाहिए। एक तो ये कि जिस वक्त तब्दीली आएगी उस दिन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, और उस काम के साथ हमारे पास पूरा अपरेटस मौजूद होना चाहिए। हमारा इकनॉमिक सिस्टम किस किस्म का होगा, उसकी निटी-ग्रिटी तक तय होनी चाहिए। हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम किस किस्म का होगा, उसकी निटी-ग्रिटी तक तय होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम पेश करेंगे लोगों के सामने, असेंबली के सामने, वो कैसा होना चाहिए, उसकी निटी-ग्रिटी तय होनी चाहिए। हमारा पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कैसा होगा, उसके साथ उसका जो, आप कभी किसी HR वाले से पूछे तो आपको पूरा बताएगा कि HR सिस्टम होता क्या है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम कैसा होगा और उनको कैसे मिलने। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, उसको कैसे करना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो कि इस वक्त काम करने की है, वो ये है कि जब भी मुसलमानों पे हमला हुआ है, पाक मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद पे हमला हुआ है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस वक्त इस तरह का है कि उससे जो भी लोग निकल रहे हैं वो आपके हाथों से ऐसे निकल रहे हैं कि जैसे कबूतर आपने हाथ में पकड़ा हुआ था, फुर से उड़ रहे हैं। कोई किसी शाख पर बैठा रहा है, किसी शाख पर बैठ रहा है, कोई किसी शाख पर बैठ रहा है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना आपके यहाँ। आपके यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके A लेवल के बाद आपके बच्चे यहाँ नहीं ठहर रहे, वैसे भी निकल रहे हैं। एक तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन जब वो सोसाइटी में रहेंगे तो सोसाइटी कैसा बन जाएंगे ना। ज़्यादा यही करेंगे ना, नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, तो उसके बाद और अपने ज़िंदगी में छोटी मोटी ज़िंदगी गुजार ली। एक इज्तिमाई निज़ाम का हिस्सा तो निकल गया ना वो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि मना फरमाया है कुफर के मुशरिकीन के दरमियान जाके रहने से। आपने कहा मुझसे मैं बरी ज़िम्मा हूँ जो वहाँ जाके रहता है। तो एक तो ये है कि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है, आपको खा प्राइवेटली शुरू करना पड़े, आपको एक वाज़े बहुत बड़ा शदीद किस्म का एक वेल निटेड एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी दुनिया को देना पड़ेगा। अपने मुल्क में दें या दुनिया के लेवल पे दें। ये इतनी छोटी सी लेवल पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज शुरू में से, आपको पता है दरियाए सेन के करीब चंद आलमों ने वहाँ पर शुरू किया था काम, और लोग बात लेके आते थे, पेंसिल कलम कलम दबात लेके आते थे और लेक्चर सुन के लिखते थे। फिर जब फ्रांस की और उसकी जंग शुरू हुई आपस में, तो जो अंग्रेज़ लोग थे वो जाकर उन्होंने कैम्ब्रिज में 2 कमरे लिए थे और उन कमरों में वो काम शुरू किया था। और आज वो कैम्ब्रिज इज़ द नेम ऑफ सिस्टम, ऑक्सफोर्ड इज़ द नेम ऑफ सिस्टम। और उन्होंने वहाँ पर उसकी एम्पायर बिल्ड की, और उसके बाद वो सिस्टम के तहत उन्होंने एजुकेशन और सारा कुछ बिल्ड किया। लोग आए, उनको आपको कहीं ना कहीं से अब इस वक्त शुरू करना है आपके अपने एजुकेशन सिस्टम को, और उसको मुकम्मल तौर पे फैलाना है। वसाइल की ज़रूरत नहीं, काम शुरू करने की ज़रूरत है, और काम भी सही नेक नीति के साथ कि हमने इसको किस लेवल पे आगे लेके जाना। थर्ड चीज़
आपकी अपनी ज़ुबान के अंदर इल्म की मुंतकिली। ये 3 चीज़ें। बाकी देखें, जहाद भी होता है, करने वाले करेंगे, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, ये किस लेवल पे करना चाहिए। फिर चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मैं समझता हूँ ये चारों चीज़ें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए किसी सोसाइटी में, अगर आपने वाकई बोलना। अब वो है कि आइंदा जो सदी है जिसमें आपका जंग है, उसका हथियार मीडिया है। आप ये सारे काम भी कर रहे होंगे तो वो सारे काम जो हैं वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाएंगे। कल को कोई शख्स आके कहेगा कि इस जगह पे टेररिस्ट तैयार होते हैं और आपके पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो लपेट के चला जाएगा। जब तक मीडिया आपके हाथ में नहीं है, जब तक आप अपने आप को डिफेंड करने के काबिल नहीं है, कल आप पूरे का पूरा आपका जो थिंक टैंक है उस थिंक टैंक को अचानक कह देंगे कि ये चल रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर रहा है, तो आप उसको बंद कर देंगे और आप बोल नहीं सकेंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें उन्होंने बंद कर दी आपकी, क्योंकि मीडिया आपके हाथ में नहीं। सेकंड थिंग ये है कि यू शुड हैव अ मीडिया, कि जो आप ये 4 चीज़ों के साथ आप काम शुरू करेंगे तो सच्ची बात यह है कि दूर नहीं है मंजिल। नहीं देखें, नहीं इस्लाम में कोई अरबी का बेसिक, देखें एनालिसिज्म की बात नहीं है। आप मसला ये है कि इस्लाम में कल्चर को निगेट नहीं करता इस्लाम। सैयदा आयशा की हदीस है कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो आयशा, मैं चाहता हूँ कि खाना काबा को उसकी असली बुनियादों पर उस्तवार कर दूँ। वो जो पूरी हतीम खाली छोड़ दिया था ना, लेकिन तेरे लोग नहीं मानेंगे क्योंकि उनको ये इस तरह का डब्बा देखने की आदत हो गई हुई है। तो कल्चरल वैल्यूज़ को भी इस्लाम रिस्पेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज देखें। आपको इस वक्त देखें, आप अरबी सिखाने में लगेंगे तो आप 25 साल और आगे चले जाएंगे। आपकी एक लिंग्वा फ्रेंका बिल्ड होगी ना इतने बड़े लेवल पे, जिसको आप ना निगेट कर सकते हैं ना कुछ कर। हाँ, जब आप साथ साथ अरबी पढ़ाएंगे कुरान के लिए, अरबी का कमाल पता है क्या है कि अरबी को कुरान ने एक जगह पे ऐसे रोक दिया। दुनिया की हर ज़ुबान जो है उसके अंदर एवोल्यूशन आई, अरबी को कुरान ने एक स्टेटस दे के ऐसे रोक दिया, यहाँ पर खड़ा कर दिया, दिस इज़ द राइट अरेबिक, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया ना। तो जब आप अरबी साथ पढ़ाएंगे, देखें जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, उर्दू पढ़ेंगे ना तो आप लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे। लैंग्वेज 2 है, अरबी और फ़ारसी। जब आप वो पढ़ाएंगे उर्दू के साथ तो आप खुद ब खुद चेंज हो जाया करती हैं चीज़ें।